नमस्कार स्टूडेंट्स। हम स्त्रियों की स्थिति की बात कर रहे हैं। ब्रिटिश काल की अगर हम बात करें तो 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों से स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक का समय ब्रिटिश काल के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों के धार्मिक और सामाजिक जीवन में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करने की नीति अपनाई। इस नीति के कारण उन्होंने स्त्रियों की स्थिति को सुधारने की दृष्टि से कोई प्रयत्न नहीं किया। इस काल में विभिन्न क्षेत्रों में स्त्रियों की स्थिति की कुछ समस्याएं बनी रहीं, जैसे कि सामाजिक क्षेत्र में स्त्रियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार नहीं था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व हमारे यहाँ स्त्रियों में साक्षरता 6% से भी कम थी। बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा के प्रचलन ने स्त्री शिक्षा में विशेष बाधा पहुंचाई। स्त्रियों के संबंधों का क्षेत्र पिता एवं पति के परिवार तक ही सीमित था। धार्मिक कर्तव्यों का पालन ही इनके जीवन का मुख्य कार्य रह गया। पारिवारिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें स्त्रियों को कुछ भी अधिकार प्राप्त नहीं थे। इस प्रकार के अधिकार पुरुष कर्ता में ही केंद्रित थे। स्त्रियों का मुख्य कार्य संतानोत्पत्ति एवं परिवारजनों की सेवा करना था। विवाह विच्छेद के अधिकार के नहीं होने से पति के दुष्चरित्र, क्रूर और अत्याचारी होने पर भी पत्नी को उसके साथ ही रहना पड़ता था। आर्थिक क्षेत्र में अगर हम बात करें तो स्त्रियों को सन 1937 के पूर्व विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे। उन्हें अधिक से अधिक भरण पोषण का अधिकार प्राप्त था। स्त्री धन के अतिरिक्त इन्हें और कोई संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं था। स्त्री स्वयं वस्तु या संपत्ति के रूप में समझी जाती थी। स्त्री के द्वारा किसी प्रकार का कोई आर्थिक कार्य करना अनुचित और अनैतिक समझा जाता था। आर्थिक दृष्टि से कोई काम करना उसकी कुलीनता एवं स्त्रीत्व के विरुद्ध माना जाता था। श्री पणिकर ने लिखा है कि हिंदू समाज में पुत्री के अधिकार को कानून द्वारा समाप्त कर दिया गया। पत्नी पति के परिवार का एक अंग बन गई और विधवाओं को मृत समान मान लिया गया। इस काल में स्त्रियों को पुरुषों की दया पर निर्भर रहना पड़ता था। राजनीतिक क्षेत्र में किसी गतिविधि में स्त्रियों के भाग लेने का प्रश्न ही नहीं उठता था। जब देश स्वतंत्र था और पुरुष अंग्रेजों के गुलाम थे तो स्त्रियां राजनीति में भाग कैसे ले सकती थी। उनका संपूर्ण जीवन तो घर की चार दीवारी में ही बीत जाता था। महात्मा गांधी द्वारा समय समय पर चलाए गए आंदोलन में कुछ स्त्रियों ने भाग अवश्य लिया, परंतु उच्च समझे जाने वाले परिवारों में इसका विरोध किया गया। सबसे पहले सन 1937 में पति की संपत्ति एवं शिक्षा के अधिकार पर कुछ स्त्रियों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। स्त्रियों की निम्न स्थिति के कौन कौन से ऐसे कारक हैं कि जिससे स्त्रियों की स्थिति कम हुई है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्त्रियों की कैसी स्थिति हुई, हम इसको देख लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पिछले करीब 60 वर्षों में स्त्रियों की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। अब उनकी स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। डॉक्टर श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण और जातीय गतिशीलता ने स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को उन्नत करने में काफ़ी योग दिया। वर्तमान में स्त्री शिक्षा का प्रसार हुआ। कई स्त्रियां औद्योगिक संस्थाओं और विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी करने लगी। अब वे आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होती जा रही हैं। उनके पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि हुई है। अनेक सामाजिक अधिनियमों ने स्त्रियों की निर्योग्यताओं को समाप्त करने और उन्हें सामाजिक कुरीतियों से छुटकारा दिलाने में योग दिया। अब स्त्रियां को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु काफ़ी सुविधाएं प्राप्त हैं। वर्तमान स्थिति में स्त्रियों की जो स्थिति में कुछ परिवर्तन आए हैं वो निम्न प्रकार से हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्त्री शिक्षा का व्यापक प्रसार हुआ और इसके पूर्व न तो माता पिता लड़कियों को शिक्षा दिलाने के पक्ष में ही थे और न ही शिक्षा की दृष्टि से समुचित सुविधाएं उपलब्ध थी। सन 1882 में लिखी पढ़ी स्त्रियों की कुल संख्या 2.054 थी, जो सन 1971 में 5,94,00,000 और 1981 में 7 करोड़ के करीब हो गई। 2001 की जनगणना के अनुसार यह संख्या 22 करोड़ से भी अधिक हो चुकी थी। स्त्रियों में साक्षरता का प्रतिशत
54.16 तथा पुरुषों में 75.85 है। अन्य शब्दों में 1000 स्त्रियों में से साक्षर स्त्रियों की संख्या 540 है। वर्तमान में लड़कियां व्यावसायिक शिक्षा भी ग्रहण कर रही हैं। शिक्षण से संबंधित ट्रेनिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लड़कियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वे अब कला, विज्ञान, वाणिज्य, गृह विज्ञान, शिल्पकला, संगीत शिक्षा की भी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। स्त्री शिक्षा के व्यापक प्रसार ने स्त्रियों को अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के समुचित अवसर प्रदान किए हैं और उन्हें रूढ़िवादी विचारों से काफ़ी सीमा तक मुक्त कर दिया है। पर्दा प्रथा को कम कर दिया गया है। बाल विवाह के प्रचलन को भी घटाने में योग दिया है। आर्थिक क्षेत्र में जब हम बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली करीब 75% स्त्रियां आर्थिक क्षेत्र से कोई न कोई कार्य करती रही हैं। नगरों में भी निम्न वर्ग की स्त्रियां घरेलू कार्यों और उद्योगों के माध्यम से कुछ न कुछ कमाती रही हैं। साधारणतः मध्यम और उच्च वर्ग की स्त्रियों द्वारा आर्थिक दृष्टि से कोई काम करना बुरा समझा जाता रहा है, लेकिन औद्योगिक एवं आधुनिकीकरण ने स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता को कम करने और उनकी स्थिति को उन्नत करने में योगदान दिया है। शिक्षा के व्यापक प्रसार, नई नई वस्तुओं के आकर्षण, उच्च जीवन बिताने की बलवती इच्छा और बढ़ती हुई कीमतों ने अनेक मध्यम और उच्च वर्ग की स्त्रियों को नौकरी या आर्थिक दृष्टि से कोई न कोई काम करने के लिए प्रेरित किया। अब मध्यम वर्ग की स्त्रियां उद्योगों, दफ्तरों, शिक्षण संस्थाओं, अस्पतालों, समाज कल्याण केंद्रों और व्यापारिक संस्थाओं में काम करने लगी हैं। वर्तमान में भारत में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं का कुछ कार्यशील जनसंख्या में प्रतिशत 19.77 है और 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने हिंदू स्त्रियों को पत्नी, बहन और मां के रूप में पारिवारिक संपत्ति में अधिकार प्रदान किया है। सरकार ने स्त्रियों के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए कई नई योजनाएं बनाई हैं, जिससे कि उनकी स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। जब हम राजनीतिक चेतना की बात करते हैं तो राजनीतिक चेतना में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्त्रियों की राजनीतिक चेतना में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। जहाँ सन 1937 में महिलाओं के लिए 41 स्थान सुरक्षित थे, वहाँ केवल 10 महिलाओं ने ही चुनाव लड़ा। भारत के नवीन संविधान के अनुसार 1950 में स्त्रियों को पुरुषों के बराबर नागरिक अधिकार प्रदान किए गए। 1952 में 23 स्त्रियां लोकसभा के लिए चुनी गई थी, जबकि 1984 के चुनाव में 65 स्त्रियों ने सांसद के रूप में चुनाव में सफलता प्राप्त की। 1999 के लोकसभा चुनाव में स्त्री सांसदों की संख्या 49 थी, परंतु उनकी राजनीतिक चेतना काफ़ी बढ़ी हुई है। 2004 के लोकसभा के चुनाव में 44 महिलाएं निर्वाचित हुई। पार्लियामेंट और विधान मंडलों में स्त्री प्रतिनिधियों की संख्या और विभिन्न गतिविधियों में उनकी सहभागिता राज्यपाल, मंत्री, मुख्यमंत्री और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक के रूप में उनकी भूमिकाओं से स्पष्ट है। इस देश में स्त्रियों में राजनीतिक चेतना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब तक हुए विधानमंडलों एवं संसद के चुनावों से भी ज्ञात होता है कि महिलाओं में अपने वोट का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। भारतीय महिलाओं ने राज्यपालों, कैबिनेट स्तर के मंत्रियों और राजदूतों के रूप में काफ़ी यश प्राप्त किया है। स्पष्ट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्त्रियों की राजनीतिक चेतना में काफ़ी वृद्धि हुई है और उनकी स्थिति में भी काफ़ी सुधार हुआ है। जब हम सामाजिक जागरूकता की बात करते हैं तो इसमें पिछले कुछ वर्षों में स्त्रियों की सामाजिक जागरूकता में काफ़ी वृद्धि हुई है। अब स्त्रियां पर्दा प्रथा को बेकार समझने लगी हैं। बहुत सी स्त्रियां घर की चारदीवारी के बाहर खुली हवा में सांस ले रही हैं। आजकल कई स्त्रियों के विचारों और दृष्टिकोणों में इतना अधिक परिवर्तन आ चुका है कि वे अंतर्जातीय विवाह, प्रेम विवाह, विलंब विवाह को अच्छा समझने लगी हैं। जातीय नियमों और रूढ़ियों के प्रति महिलाओं की उदासीनता बराबर बढ़ रही है। अब वे रूढ़िवादी सामाजिक बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील है। आज अनेक स्त्रियां महिला संगठनों और क्लबों की सदस्य हैं। कई स्त्रियों तो समाज कल्याण के कार्य से भी जुड़ी हुई हैं। विवाह और पारिवारिक क्षेत्र में अधिकारों की प्राप्ति में वर्तमान में स्त्रियों के पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि हुई है।
वर्तमान में स्त्रियां संयुक्त परिवार के बंधनों से मुक्त होकर एकाकी या न्यूक्लियर फैमिली में रहना चाहती हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आज बच्चों की शिक्षा, परिवार की आय के उपयोग, पारिवारिक अनुष्ठानों की व्यवस्था, घर के प्रबंध में स्त्रियों की इच्छा को विशेष महत्व दिया जाने लगा है। विवाह विच्छेद के मामले में भी स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हो गए हैं। पारिवारिक क्षेत्र में स्त्रियों के बढ़ते हुए अधिकारों और स्वतंत्रता को देखते हुए कुछ लोगों को तो पारिवारिक जीवन के विघटित होने का भय भी लगा रहता है। आज की बदलती हुई परिस्थितियों में स्त्रियों को दासी बनाकर नहीं रखा जा सकता है। अब ये जो मानसिकता थी, इसमें परिवर्तन आ गया है। अब तो मित्र और सहयोगी के रूप में उसका महत्व दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। जितना पति कमाता है, उतनी ही पति पत्नी भी कमाने लगी है, तो दोनों मिलकर अपनी गृहस्थी को चलाने लगे हैं। तो आज पारिवारिक स्थिति में बहुत अधिक परिवर्तन देखने को मिला है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पहले 19वीं और 20वीं शताब्दी में स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी सुधार हो गया है। जैसे जैसे स्त्रियों में साक्षरता का प्रसार होगा, औद्योगिकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी। तो डॉक्टर पणिक्करन कहते हैं कि स्त्रियों द्वारा हिंदू जीवन के सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण आज हिंदू समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बदलती हुई सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति उनके मस्तिष्क की जागरूकता, पूर्णतः संतोषप्रद आदर्श के प्रति उनमें बढ़ते हुए एक क्षोभ, परंपराओं के नाम पर उन्हें स्वतंत्र जीवन के लिए आवश्यक मौलिक अधिकारों से वंचित रखना, शिक्षा के उत्पन्न होने वाली महत्वाकांक्षा और राष्ट्र के जीवन में सम्मिलित होने और उनके भविष्य का निर्माण करने हेतु चल रही राष्ट्रीय संघर्ष के दो पहियों, स्त्री और पुरुष के साहसिक अनुभवों आदि ने उन्हें जीवन के आदर्शों का पुनर्परीक्षण करने की प्रेरणा दी है। धन्यवाद।